समीला मलिक साहब की तरफ ही है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन इस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही है। मेरा देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हर जमहूरी अमल का एक हिस्सा है। सियासी जमातें, अपोज़िशन जमातें, उनका ये हक है कि वो नो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएँ और उसकी वजूहात भी बताएँ कि वो क्यों लेकर आ रहे हैं। मगर मेरा क्वेश्चन समीला मलिक साहब से ये है कि ये आखिर इस वक़्त क्यों लेकर आई जा रही है? बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। मेरी ख़्वाहिश है कि मैं आपको थोड़ा-सा एक तारीख़ी हिस्टोरिकल इसका जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा-सा बता दूँ, लेकिन एक वाक़ये के साथ शुरू करना चाहता हूँ जी, जी। कि लंदन का बड़ा मशहूर आपको पता है रॉयल अल्बर्ट हॉल है हमारा, ये बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे। ये तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था, चंद साल पहले की बात है। सबकी नज़रें जो थी वो पर्दे पर गड़ी हुई थी। हर एक आँख अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन की एक झलक देखने को बड़ा ही बेकरार था। चंद ही लम्हों के बाद पर्दा जब उठा और अंधेरे में एक रोशन चेहरा जो जैसे लाइट से जगमगाया, तो उसको देखकर तमाशाई अपनी सीटों पर खड़े हो गए। हुँ, हुँ। अपनी सीटियों और तालियों की गूंज में उन्होंने अपने पसंदीदा कॉमेडियन का भरपूर इस्तेमाल किया। हुँ, ये गोरा-चिट्टा आदमी मशहूर अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन एमा फ़िलिप्स था। ये बहुत मशहूर कॉमेडियन है। इसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठा-उठा कर अपने चाहने वालों को शुक्रिया अदा किया और बड़ी गंभीर आवाज़ में बोला, "मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। इसमें ज़रा गौर करके अपना जवाब ढूँढिएगा, मैं भी बताऊँगा।" उन्होंने कहा, "दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसम-कुस्सी गुर्बत की हालत में गुज़रा था। मुझे बचपन ही से बाइक्स का बड़ा शौक था। मेरा बाप कैथोलिक था, वो मुझे कहता था कि खुदा से माँगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से माँगने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और दिन-रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से माँगना शुरू कर दिया। मैं जब ज़रा बड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ था। उसने मज़हब को सीखा तो था, लेकिन समझा नहीं था। लेकिन मैं अब समझ गया था।" इतना कहकर एमओ ने क्या किया, तो माइक्रोफ़ोन जो अपने मुँह के आगे था उसे हटा दिया। अब उसने हाल पे नज़र डाली और देखा, दूर-दूर तक सारी सड़क दिखाई दे रहे थे। आपको पता है, मैं भी कई दफ़ा उस हॉल में गया हूँ, बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पर। ये यूरोप का सबसे बड़ा हॉल है। ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि अगर स्टेज पे उस वक़्त कोई सुई भी गिरती तो शायद उसकी आवाज़ भी किसी धमाके से कम ना होती। अब लोगों का तजस्सुस अपने अरूज पर था और यही वो चाहता था, और वो एमा फ़िश की मुकम्मल बात सुनना चाहते थे, क्योंकि वो ब्लैक कॉमेडी का बादशाह था। वो दरअसल मज़ाक-मज़ाक में फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा देता था। एमा फ़िश ने माइक्रोफ़ोन दोबारा अपने होठों के करीब किया और बोला, "मैं बाइक की दुआएँ माँगता-माँगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक तो ना मिली। एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा बाइक चुरा ली। बाइक चुरा कर घर ले आया और इस रात मैंने सारी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर माफ़ी माँगी और अगले दिन माफ़ी के बाद मेरा ज़मीर हल्का हो चुका था। मुझे मेरी पसंदीदा बाइक मिल चुकी थी। मैं जान गया था कि मज़हब कैसे काम करता है।" इतना कहकर जैसे ही वो खामोश हुआ तो पूरा हाल जो था वो कहकों से गूंजने लगा। हर शख्स हँस-हँस कर बेहाल हो रहा था। लेकिन आप मैं आपको ये बता दूँ, ये इस लतीफ़े को स्टैंड अप कॉमेडी की तारीख़ का सबसे मशहूर लतीफ़े का आज़ाद भी हासिल है। इतना कह चुके मैं फिर से माइक्रोफ़ोन जो है अपने होठों को लगाया, करीब किया और बोला, "अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी माँगते देखो, तो याद रखना वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है।" इतना कहकर एमओ पर्दे के पीछे तो गायब हो गया, लेकिन वही जो लाखों शायकीन जो हँस रहे थे, लौट-पोट रहे थे, रो रहे थे। क्योंकि ये एक ऐसा जुमला था जिसने बहुत सारे फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा दी थी। आपने जो सवाल किया है, इसकी गुत्थी भी इसी के अंदर है। मैं जब इन तमाम लोगों को देखता हूँ जो कि इस वक़्त नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं और जिसके खिलाफ लाने वाले हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान में करप्शन, पैसा माल चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, माशी दहशतगर्दों के अलावा इन सब में अदालती केस चल रहे हैं। इमरान खान पे भी चल रहे हैं, फॉरेन बढ़ने का केस भी चल रहा है। अब सब लोग जब मक्का मदीना में जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, जालियों को चूमते हुए और हज़ार तरह की मुनाजात करते हुए अपनी तस्वीरें जो हैं वो सरकारी मीडिया से भी और प्राइवेट मीडिया से लोगों को भिजवाते हैं, पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, कि लोगों से कह रहे होते हैं कि देखो जी हम कितने नेक और पासा हैं, और हम तो हर लम्हा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके साथ-साथ पाकिस्तान की ये तो बताते हैं कि देखें ये हम खाने काबा के अंदर गए हैं और कोई जा नहीं सकता। ये भी बहुत ज़्यादा इसकी भी ये भी ब्लैकमेल। कहा जा रहा है। अब मेरे कानों में बार-बार एमो फिट्स का वो जुमला गूँज रहा है जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को अल्लाह से माफ़ी माँगते देखो तो याद रखना, वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। इमरान खान के खिलाफ ये शुरू हो रही हारी तहरीक जो सिर्फ नंबर्स गेम पर मुनहसर नहीं है।
इसमें बहुत से ज़ाहरी और पोशीदा अवामिल भी शामिल हैं। इन पोशीदा या खुफिया मामलात की तरफ जाने से पहले ज़रा ये समझने की कोशिश कर लें आप, तो ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद क्यों और कैसे एक ऑप्शन के तौर पर इस वक़्त सामने आई है। ये तहरीक असल में, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम का हक है, वो ला सकती है, और पिछली हुकूमतों में भी तहरीक आई थी। इनकी इमरान खान के ज़माने में भी स्पीकर के खिलाफ आई थी, और वो 1 से 78 सीटें लेके वो उन्होंने उस तहरीक को नाकाम बना दिया था। सर हम ब्रेक पे चले जाएं, ये इसी चीज को ताकि आप डिटेल में एक फिक्रा कहने दें मुझे आप। मैं एक चीज जिसपे बात करने से हर आदमी गुरेज करता है, वो है वो नजर ना आने वाली कुव्वतें जो कि इसके पीछे होती हैं। वो कौन है और वो क्या चाहती हैं और किनसे मुतासर है, कौन ने प्रेशराइज कर रहा है कि इस दफा जो है, मतलब क्या वाकई जो मैंने अपने खदशात का इजहार किया है कि इमरान खान का पहले अफगानिस्तान इनखला के बाद अड्डे ना देने से इनकार कर देना, अब यूक्रेन का दौरा करना और रूस का दौरा करना, यूक्रेन को गैर जानदारी इख्तियार करना, क्या ये सारी मिलकर चीजें ये तो नहीं है। मैं इमरान का बहुत नाकिद हूं, लेकिन मैं इस मौके पे इस तहरीक में एतमाद के हक में कतन में नहीं हूं, और भारत अपोजिशन का हक है, देखते हैं वो क्या करती है। चलिए सर, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी मौजू के ऊपर बात होगी। फिर ये सवाल मैं प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब की तरफ लेकर जाऊंगा। सो टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly program Signature Talk, और हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही है। प्रोग्राम से पहले समीला मलिक साहब से मैंने क्वेश्चन किया था कि ये वक्त क्यों है कि इस वक्त लाई जाए कॉन्फिडेंस मोशन। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी सवाल को मैं प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब की तरफ लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रीफ्रेज करके। कहते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद एक भर्तियां या जिसे कहते हैं हुई थी, और उनकी तबादले होने थे, और उन तबादलों के अंदर क्योंकि इमरान खान साहब ने थोड़ी सी नापसंदीदगी का इजहार किया था, और उस वक्त थोड़ी सी जो होती है ना ठंडी, जैसे सर्द जंग कहते हैं, हुई थी, और उसका ये शाखसाना है कि शायद उसके बाद उन्होंने अपोजिशन से कहा कि हम इस जंग के अंदर नहीं आ रहे हैं, अगर आपने लेकर आनी तो लेकर आए, हमारा गवर्नमेंट के ऊपर कोई हाथ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, व्हाट यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग विद द गवर्नमेंट। वेल सर, थोड़ा सा पीछे समीला मलिक साहब ने बात की, जो खाना काबा का दरवाजा खोलने की बात है, ये कोई क्राइटेरिया एक तो नहीं है। सलाउद्दीन अयूबी पूरी उम्र उम्मत मुस्लिमा को डिफेंड करता रहा, और वो एक बार भी बेचारा नहीं जा सका। और यहाँ बहुत सारे मुनाफिक लोग जो है वो अपनी सियासी ओहदे की बिना के ऊपर अगर खाना काबा के अंदर चले गए हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं। सारे समीला मलिक जैसे नेक और अल्लाह के बंदूजीदा नहीं है, उनके लिए भी खैर खाना काबा का दरवाजा खुला था। मेरी तो ख्वाहिश है चले मुझ जैसे गरीब के लिए भी हो जाए। अब आते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की तरफ। इसमें अगर आप पिछले 30-35 साल जो मैंने अपने होश में देखे हैं ना, लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये उस सारे सिनेरियो में जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, कि जब इज़्न मिल जाता है तो चीजें तभी होना शुरू होती हैं। ये मैंने आज तो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, समीला मलिक साहब मेरे साथ एक ग्रुप में है राइटर्स के, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था कि जब भी किसी को कोई हटाना लगाना या कोई तब्दीली आने वाली होती है पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ मामलात गड़बड़ शुरू हो जाते हैं, वो चाहे सियासत में हो या अमनो अमान में हो या कुछ और हो। ये बड़ा एक मल्टीफोल्ड किस्म का क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ कि चीजें बज़ाहिर जो नजर आती हैं वैसी होती नहीं है, और जो कही जाती हैं वो उसके ऑपोजिट चल रही होती हैं। बज़ाहिर तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है कि जी हाँ जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी तक तो आई नहीं, और अगर आ जाती है तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। नंबर गेम जो है वो कैलकुलेट हो गए होंगे। जहांगीर तरीन साहब का तबीयत ठीक करने के लिए या करवाने के लिए यूके जाना, इमरान खान साहब का कॉल करना, चौधरी शुजात के पास जाना, और उनका आगे से दो टोक कोई जवाब ना देना, इट टेल्स कि यहाँ अपने अपने जो सियासी फवायद हैं वो जमा किए जा रहे हैं। जिस टाइम जहां जो चीज हो जाएगी वो चीज सामने आ जाएगी। बहरहाल जोड़ तोड़ की सियासत तो बड़े अरूज पर है। चले,
मुझे पता है, क्योंकि इसको ओपनली जवाब देना प्रोफेसर मेरे साहब के लिए लिए थोड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल बड़ा मुश्किल है। और मुझे पता है कि समीउल्लाह मलिक साहब बड़ा ओपनली कह सकते हैं कि जी, वो क्या ओपनली कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इनसे किया, समझते हैं कि ये वही बात है कि उन्होंने कहा कि मैंने जरा हमारा ढके चुके अल्फाज में कह दिया, वो जरा खोल के कह सकते हैं। कि जैसे वो कहते हैं कि हमने बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर से शफकत का हाथ उठा लिया, आपको जो दिल करता है कर लें, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा। गुजारिश ये है राय साहब, आप और प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत से मुझे उकसाने की कोशिश की है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि मैं तो आपसे बड़ा खुल के मैंने अपने पहले ही इब्तिदा में ये कह दिया कि मैं तो इसके रूस के दौरे के हक में हूँ और रहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये कोशिश की है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में न रखे जाएँ, मुख्तलिफ बास्केट में रखे जाएँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा मुल्क जिसके ऊपर कर्ज़ों का अंबार हो, फेटफ में भी हो, आलमी मालियाती इदारे भी उसके ऊपर सवारी कर रहे हों, एक तरफ हिंदुस्तान बैठा हो और आप अफ़गानिस्तान के अंदर अब भी उनके जो दहशतगर्द स्लीपिंग सेल्स वो काम कर रहे हों। मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि आप ये याद रखें, अपने ज़हन में रखें कि जब ये दाश का दुनिया में इसका जब ज़हूर हुआ था, तो उसको उस वक़्त जो है हिलरी क्लिंटन के बयानात को मत भूलें आप। उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये हमारे बच्चे हैं। हमने इनकी परवरिश की है, हमने इन्हें तैयार किया है। और उसने बड़ी खुल के ये बात कही थी। ये कोई क्यास इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी खुल के इसलिए कह रहा हूँ, उसने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है। अपने इंटरव्यू में ये बात कही, मतलब है दाश के बारे में। उसने कहा कि हर मुल्क को अपनी मुल्क की मफादात के लिए हक हासिल है कि वो पॉलिसी तैयार करे, उस पर अमल करे। ये वही हिलरी क्लिंटन है ना जो वज़ीर ख़ारिजा होने के नाते पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तान के प्रेस के साथ मिल रही थी और प्रेस वालों को वो तंबीह कर रही थी। फिर यही हिलरी क्लिंटन है ना, ज़रदारी के ज़माने में अमीन फ़हीम जो उस वज़ीर तैयार था, उसके पीछे खड़ी होके ये अफ़गानिस्तान के साथ राहदारी का माहदा तय करवा रही थी। हालाँकि ये वज़ीर ख़ारिजा का तो मनसब नहीं है ये मतलब करने का। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि इससे आप भी और आपके दूसरे सुनने वाले हैं वो भी वो समझ गए होंगे। और प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए मैंने क्या बात कही है। बात ये है कि हर इलाके के आपको पता है ये दुनिया के अंदर ना मुख्तलिफ बदमाश हैं, उनके अपने डोमेन्स हैं। और बदमाश जो बड़े बदमाश होते हैं ना, वो सारे काम खुद नहीं करते। कुछ हमने अपने चमचे रखे होते हैं, जो मतलब कुछ लोग रखे होते हैं वहाँ पे काम करने वाले, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, और उससे कामों करवाते हैं, उनकी खिदमत भी बजा लाते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। अभी एक रिसेंटली एक किताब आई है अमेरिका की, और अमेरिका की उसने किताब उसने बात लिखी। उसने उसने बताया कि पाकिस्तान के साथ कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को, यानी उन्होंने कहा कि हम इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में, फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हुकूमत के अंदर, अपोजिशन के अंदर, सब लोगों से हमारे राब्ते हैं। अब इस दफा जो नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा, मुझे ये बताइए कि जो अमेरिकन काउंसलर है, मतलब काउंसिल जनरल जो है, खातून जो है, वो अपोजिशन के लोगों से मिल रही है, हुकूमत के लोगों से मिल रही है। ये किस चीज का शख्साना है? क्या वैसे पाकिस्तान के इस तरह किसी और मुल्क में तो मिलने की इजाजत नहीं होती, ये पाकिस्तान में क्यों इजाजत है? पाकिस्तान के सफीर को अमेरिका में ऐसी इजाजत है? कोई ऐसा काम करे या यहाँ पे किसी को इजाजत है? आप दूर ना जाए, जब बांग्लादेश बन रहा था उस जमाने में फॉरलैंड था सफीर, पहले इंडिया में था, फिर वो पाकिस्तान में आया। वो छड़ा बेड़ा आज तक यहाँ नहीं पहुंचा जैसे अभी वो यूक्रेन नहीं पहुंच सका। देखिए ना, वो तो बदमाश है, वो तो अपनी तारीख नहीं बदलते, वो तो खुल के जो काम करते हैं खुल के करते हैं, मतलब एक तो ये बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तानियों को इस तरह खरीद लेते हैं कि हम तो उनको बड़ी मामूली उनके बच्चों को वीजा देके खरीद लेते हैं, या उनको वीजा इशू करके दे देते हैं, उनके बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। मैंने अपने एक और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो मैंने इंटरव्यू दिया है, परसों जो मैंने उसमें जिक्र किया, मैंने कहा कि ये वक्त है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर और अपोजिशन के अंदर उन लोगों को देखें जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनको स्कॉलरशिप अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, किस म्यार पे मिला है। मैं तो खुद अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ ना, मुझे पता है कि वहां पे सिस्टम कैसे चलता है। मैं बहुत क्लोजली इन चीजों को देखता भी हूँ, और मैंने फिर सारी 35 साल काम ही मैंने अमेरिकन के साथ किया, और दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी उसके साथ मैंने काम किया। मैं तो अमेरिकन के मिजाज को भी समझता हूँ, उनको उठने बैठने को समझता हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अमेरिका का एक वो ये करता था, पाकिस्तान के फौजी को बुलाता था वहां पे, ट्रेनिंग के बहाने बुलाता था। वहां हमारे मेजर लेवल से ऊपर लोग जाते थे, नीचे नहीं जाते थे। वहां जाते थे, वहां पे
वहां पे उस मेजर जब दौरान तरबियत के अंदर वो जो मेजर था वो अमेरिकन जनरल की बेटी के साथ डांस कर रहा है। हमारे यहाँ तो मेजर की मजाल नहीं कि उसको जनरल की कोठी के आगे से गुजर के, वहां वो अमेरिकन जनरल की बेटी से डांस कर रहा है। हाँ, हमारे लोग वहां क्यों नहीं देखते, मतलब भाई इस सारे मामले तो क्या उनको वो उन लोगों के साथ उनकी बच्चियां जाती हैं, उन लोगों के साथ वो ये काम करते हैं जिनको उन्होंने पता कर लिया, उनको पकड़ लिया होता है। तो वजायफ ही स्कॉलरशिप भी उन्हीं उन्हीं के मंजूर होते हैं। मतलब फिर वो होता क्या है, जब वो वहां से ट्रेनिंग करके चला जाता है, उससे पहले जो उसके बड़े ऐसा काम कर रहे हैं उनको बता दिया जाता है कि ये हमारा बच्चा है, इसे हम तैयार कर रहे हैं, अब इसको इस पर नजर रखना। फिर वैसे प्रमोशन भी शुरू हो जाती है, वैसी चीजें आना भी शुरू हो जाती है। अब अल्लाह का ये शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के ऊपर बदएतमादी का इजहार करके ये काम तो बंद कर दिया। वज़ाइफ देने, हमारे फौजियों को बुलाना, उनके जो प्रोग्राम करने वो तो बंद कर दिए, उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन जो गुर्गे आज तक वहां पे शरायत कर चुके हैं उनसे कभी हमारी अभी जान छूटी नहीं है अभी तक पूरी तरह। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फौज का निजाम सियासत से या ब्यूरोक्रेसी से जरा हटके है, जरा मजबूत है। मगर सर इसी इसके इसी पहले आपकी बात के अंदर सवाल एक निकल रहा है, मगर इतनी अगर उनकी सलाहियत है तो फिर इमरान खान साहब रूस कैसे पहुंच गए सर? देखिए, मैं आप अच्छा कि मैं इसी तरफ आ रहा था। बात ये है कि मैंने आपसे बताया ना कि अब ये कियानी के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ था, खुद एहतसाबी का, और ज़्यादा इसको अरूज मिला राहील के ज़माने में, और फिर बाजवा ने भी इसको मज़बूती से पकड़ा। और आपको पता है, पहली दफ़ा हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जर्नैलों को और ब्रिगेड्स को सज़ाए मौत भी हुई, सज़ाएँ भी हुई, जायदादें भी ज़ब्त कर ली गईं और बहुत से ओहदों को सब खत्म कर दिया गया। ये पहली दफ़ा हुआ है फ़ौज के अंदर तस्हीर का मामला। और ये तस्हीर का मामला ऐसे ही हुआ कि उन्हें पता चल गया था कि कौन किनके डांडे कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। अभी रिसेंट नहीं एक ब्रिगेडियर को मतलब उन्होंने पकड़ लिया, जिसको जो कि इसी जासूसी के इल्ज़ाम में उसे सज़ाए मौत का अब सामना है। ये सारी चीज़ें और हर जगह है। और ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई यानी अजीब मामला है। हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे काम हैं। अमेरिका के अंदर खुद हैं, बहुत से केजीबी के एजेंट हैं। यहाँ बरतानिया के अंदर जहाँ मैं बैठा हुआ, यहाँ केजीबी नहीं शिकायत करती। और दूर ना जाए आप, ट्रंप के जो उसका जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर क्या अमेरिका ने कहा था कि ये केजीबी ने इस पे करके ट्रंप को जितवाया है। तो ये जो बड़ी ताकतें हैं, उनके बड़े-बड़े प्लान हैं, और ज़माने के साथ-साथ उनके प्लानों में तरक्की आती है और उस तरीके से सोचते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका वो सवाल कि इमरान खान के बारे में, यकीनन इमरान खान का जो दौरा यूक्रेन है, वो स्टूडेंट से मिलके दौरा रूस। मुल्क के साथ ही हुआ है, उसके साथ गया। हम समझते हैं, वो भी समझते हैं। उन्हें पता है जब वो जा रहे थे कि इसकी हमें आइंदा मुस्तकबिल में किसी की कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। ये ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता है इस बात का कि क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ के बारे में हम जैसे जो लोग बोले बाहर बैठे हुए हैं, हम भी शोर मचाते हैं, ऐसी बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें दोबारा आपके तवज्जो से मैं समझाना चाहूंगा कि हमारी खारजा पॉलिसी अब भी नाकाम है। आप ये देखिए कि यही हिंदुस्तान भी गैर जानदार रहा है। हिंदुस्तान के रूस के साथ $60 बिलियन के असले के सौदे तय हैं। अब अमेरिका के कुछ अखबारात बताएं, कुछ लोग जो है इसमें सीख पा हो रहे हैं कि जी हिंदुस्तान को गैर जानदार है, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने मोदी को फिर से एक ऐसा हीरो बना के पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो रूस और फ्रांस के दरमियान जो बात हो रही है, ये मोदी तो करवा रहा है। अब अंदाजा कीजिए, मतलब जी मोदी सारे काम कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं आपको एक और पॉइंट इधर लेके जाना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब सभी इस पे चाहिएगा, उस पे रोशनी डालें। बात ये है कि ये मामला, ये गेम आज से नहीं शुरू हुई। अफगानिस्तान के इंफराद से पहले ही ये गेम शुरू हो चुकी थी। आप देखिए, तो अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ था, तो रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने इलाके में शामिल कर लिया था उसके अंदर। उसकी वजह यह है कि नेटो ने उसकी जो 6 रियासतें थी, सबके अंदर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। सिर्फ पोलैंड जो है उसकी सरहद नहीं मिलती रूस के साथ, लेकिन पोलैंड की जो सरहद है वो बेलारूस से मिलती है। इस तरह वो भी एक किस्म का रूस का हमसाया है। फिर आपको ये पता है कि दुनिया का ये असूल है कि बड़ी ताकत जो ऐसी सुपर ताकत होती है, वो दुनिया के हर मुल्क का हमसाया बन जाती है, उसकी जो बदमाशी होती है, मतलब इस हवाले से। अब रूस जो है किस तरह इजाजत देगा, क्योंकि रूस के साथ बकायदा ये वादा किया गया था कि हम नेटो को कम से कम आपके ये जो मशरकी यूरोप है इसके अंदर जो है बिल्कुल तैनाती नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की खिलाफवर्जी की। चले सर, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। मैं अब ब्रेक के ऊपर जाऊंगा। ब्रेक के जाने से पहले मैं प्रोफेसर साहब से ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि जैसे समीला मलिक साहब ने कहा है कि जैसे बिजनेसमैन अपने सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर नहीं रखता है, तो पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद सोचा है कि हम भी अपने आप को जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ा सा उसको रिवाइज करें।
मगर आप समझते हैं कि अब फिर भी जब हम पाकिस्तान ने रूस की तरफ जाना शुरू किया तो हमने बहुत ज़्यादा टिल्ट कर लिया, या कुछ ऐसे वक़्त के अंदर अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा? और ये वक़्त नहीं था कि हम इस पहले जैसी सर्द जंग का एक शिकार बन जाएँ और मुफ्त में 2 बड़ों की लड़ाई में हम रगड़े जाएँ। इसको अवॉइड भी तो किया जा सकता था, जैसे पहले हम रशिया से काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहे थे, ठीक है, उस वक़्त अगर दौरा ना करें और खामोशी से बैठ जाएँ और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को वैसे के वैसे ही कायम रखें, तो ये हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता? तो इसी सवाल को मैं आपसे इसका जवाब चाहूँगा ब्रेक के बाद। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एम हुसैन आलम साहब से क्वेश्चन किया था, जिसको सादा ज़बान में ये कह सकते हैं कि 2 ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना सिर पान की लोड़ हैगी। अच्छा, ऐसा है नवाज साहब, आपने जो सवाल किया है वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे रीशोर पाकिस्तानी के इस टाइम दिमाग में था भी, है भी, कि शायद टाइमिंग हमारी बदकिस्मती है कि गलत हो गई है, कि जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 23 साल के बाद वहां दौरा किया उसी दिन उन्होंने कहा ठीक है आज असी हिसाब बराबर कर देना है। उन्होंने उसी दिन अटैक कर दिया। बेशुमार दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं देखा हमारा लीडर कितना विजनरी और अच्छा है कि जंग का इब्तिदा हमारे लीडर के हाथ से हो गया है। हंसते हंसते वो लोग कहते हैं देखा लोग 21 तोपों की सलामी कहते हैं, उन्होंने तो मिसाइलों और बमों की भी सलामी दिलवा दी है। पाकिस्तान के लिए तो शायद हम कहते हैं कि टाइम गलत हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उसी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया को इसी टाइम पर 2-4 लोग जिनके साथ उसने अपना फ्यूचर प्लानिंग की हुई है वो रिक्वायर्ड थे कि साथ खड़े हों। एक दुनिया को मैसेज दिया गया, पिछले प्रोग्राम में समीउल्लाह मलिक साहब ने भी मेंशन किया, टेबल का साइज जिस तरीके से क्या उसे कहते हैं मुलाकात हुई, फ्रांस के साथ रवैया और पाकिस्तान के साथ MOU साइन करना, सारी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। अब आप देखिएगा कि यूरोप जो कि नेटो के अंदर शामिल है सारे का सारा, उनका मुनाफिकाना रवैया भी यहाँ खुल के सामने आ रहा है। या मफादात की जंग है, वो यूक्रेन का साथ उस तरीके से नहीं दे रहे। जो कल का बयान है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, उसने कहा आज से जो भी मरेगा वो नेटो की वजह से मरेगा, जो भी हमारे यहाँ डेथ होगी वो नेटो की वजह से होगी। और नो फ्लाई जोन जो है दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड। नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन, उसके अंदर होता ही है कि अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो जाता है और कोई भी रशियन त्यारा वहां से अगर फ्लाई करता है तो उसे नेटो के त्यारे मार गिराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अभी एटमी जंग की तरफ अगर इसको ज्यादा अमेरिका खोलता है तो ये जो यूरोप के तो छोटे छोटे मुल्क हैं, यकीन करें अगर कोई एक भी एटमी धमाका हो जाता है या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल होती है तो पूरा यूरोप जो है उसकी जद में आएगा। यूरोप का जो अफगानिस्तान है मैं समझता हूं कि वो यूक्रेन बन सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसको ये अवॉइड करें। दूसरी बात यह है कि मामला लंबा है, मामला इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूके जो है उसकी गैस की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, यूरोप की गैस और एनर्जी की सप्लाई उसी रशिया के साथ है। तो मैं नहीं समझता कि जितनी पाबंदियां इस टाइम लगाई जा रही हैं वो कोई बहुत खातर ख्वाह फवायद दे सकेंगी। मगरबी और अमेरिकी मीडिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं और गंदा है पर धंधा है दूसरी तरफ उन्होंने भी लगाई हैं। मेटा पे मेटावर्स और दूसरी क्या उसे कहते हैं जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके ऊपर। तो मुझे यूं लगता है कि अगर ये ज्यादा चलती है तो कोई एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जैसे अभी अटैक हो रहा था या उसके इर्द गिर्द हो रहा था, अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर यूक्रेन में हमला हो जाता तो एक नया चेरनोबिल हो सकता है जो कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशराइज करने वाली बात है और रशिया को भी बड़ी अच्छी तरह पता। उन्होंने कहा हम पाबंदियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, इकोनॉमिक्स नीचे जाएंगी कुछ अर्सा, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंसी का दौर है, कोई भी मुल्क अकेला नहीं रह सकता। ये सिलसिले चलेंगे। अमेरिका अगर इतना ही इसके बारे में कंसर्न था तो इस जंग के अंदर डायरेक्ट आता। मैंने भी, समीउल्लाह मलिक साहब ने भी, जनरल साहब आज नहीं, हम उनको भी मिस कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब यही क्वेश्चन मुझे समीउल्लाह मलिक साहब से एक बात करने थे कि कहीं ये तो नहीं होने जा रहा है कि समीउल्लाह मलिक साहब ये यूक्रेन जो है अमेरिका ने जैसे पहले पाकिस्तान को यूज किया था रशिया को अफगानिस्तान के अंदर खराब करने में, तो यूक्रेन जो है रशिया का दूसरा अफगानिस्तान बन जाए और कुछ अरसे के बाद फिर रशिया नो मोर रशिया, ये भी तो हो सकता है ना? मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझसे ये सवाल करते हैं
और आपने अच्छा किया, आपने ये कर दिया। मसला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि अब यूक्रेन के इर्द गिर्द में कोई पाकिस्तान नहीं है कि वो उसे फंसा दे। यूक्रेन के पास पूरे ऐसा पाकिस्तान नहीं है जिससे पाकिस्तान ने जब रशिया ने दरअंदाजी की थी अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान मौजूद था और सबको पता है, अमेरिका भी जानते हैं कि भी पाकिस्तान रशिया को कभी शिकस्त ना होती, रशिया कभी टुकड़े ना होता अगर इसके पड़ोस में पाकिस्तान ना होता। मगर सर जैसे यहाँ से अब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जाके अपने जो यूरोपियन भाई हैं उनका साथ दें और लड़ें वहां पे, आप देख लेंगे, खुली इजाजत दी हुई है ना उन्होंने। आप देख लेंगे कितने यूरोपीय जाते हैं, आप खुद भी देख लेंगे कितने यूरोपीय जाते हैं। ये तो आपको पता है कि कितने यूरोपीय जाएंगे, हमें भी पता है कि किस कदर लोग जाएंगे। अब ये है कि मामला, अब वैसे तो उन्होंने क्रिश्चियन जिहाद का भी ऐलान कर दिया है, आपको पता है, यहाँ पे कुछ चर्च ने क्रिश्चियन जिहाद का भी ऐलान कर दिया है। अब तो हर वो चीज जो कि इनको हमारे अंदर कीड़े नजर आते थे, सारे कीड़े खुद अपने मुंह से निकल रहे हैं, खा रहे हैं। और ये होगा, इससे आगे भी होगा, हम देखेंगे। अब हमारी बारी देखने की है। अब आइए चले सर इसी तरफ आते, क्या आप समझते हैं ये अफगानिस्तान बनेगा यूक्रेन और रशिया का? बिल्कुल नहीं बनेगा। रशिया को टफ टाइम जरूर मिला है। आप देखिए कि आज यूक्रेन के सदर ने आज सुबह, प्रोफेसर ने तो कल रात के बयान का जिक्र किया, मैं आज सुबह के बयान का जिक्र कर देता हूँ। उसने तो बकाया तौर पर अमेरिका से तलाक मांग ली है। उसने कहा कि फटे मुंह तेरा, मेरे सर पे हाथ रख के कैसा इसी का तुम्हारा। अब दूसरी बात ये अमेरिका ने, यूरोप ने, सबने पाबंदी स्विफ्ट की लगाई। अब लेकिन 2 बैंक छोड़ दिए जिसके अंदर जो गैस की जो ट्रांजेक्शन होती है, गैस के पैसों की ट्रांजेक्शन, वो छोड़ दी। मतलब अब देखिए रूस का तो बाकी ताल्लुक ही नहीं है। रूस की ट्रांजेक्शन की तो उन्हीं 2 बैंकों से, दो बैंकों उन्होंने रखा हुआ है। चले फिर एक और, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर बात आ गई, तो फिर आपसे एक और सवाल है कि आप कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान की जो टाइमिंग है जो भी है, रशिया के पास तो चले जी बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं, तो वो क्यों अब अपने जो है अंडे अब तब्दील करने के ऊपर लगा हुआ है? वो खामोशी से बैठ भी तो सकता था ना। वो कहता है, रशिया से कह देता है यार वी आर विद यू बट वी कैन कम ओपनली, हम खामोशी से बैठे हैं, हमारे पास तो रिजर्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी हमारी खत्म गई हुई है, आईएमएफ के हम हाथ पे चढ़े हुए हैं, आईएमएफ के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, आईएमएफ अमेरिका के कंट्रोल में, तो हम इस वक्त क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा बड़ी तब्दीली? नवाज साहब, बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अब तो है कि महव तमाशा है लबे बाम। अभी आपका क्या ख्याल है, जब अफगानिस्तान के साथ रूस जब आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको पाकिस्तान के अंदर दूध शहर की नहरें बह रही थी, मगर उसको सर सपोर्ट करने वाला भी तो अमेरिका था ना, आईएमएफ का सिस्टम था पूरे का पूरा। उसी तरफ आ रहा हूँ आपको मैं, आप वो उस तरफ आना चाहता हूँ। आप यही मसला है कि हमने पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को अंडरमाइन करना छोड़ देना चाहिए। वो जो लोग जो अगर पाकिस्तान को इतना ही कमजोर इतना ही है, तो वो क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज्योग्राफी पोजीशन ऐसी दे रखी है। मैं इसी बात को तारीफ करना चाहता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं यही बात। छोटे साहब, मैं आपको एक वाक्य बता दूं आपको। मैं गामा पहलवान जो बड़ा रुस्तम जुमा लाहौर में एक दुकानदार के पास गया, सब्जी वाला था, बड़ा दुबला पतला सा, उसके लड़ाई उसने उठाया, लोहे का बाट गामे के सर पे मार दिया, खून बहना शुरू हो गया। गामे ने फौरन मुंह का कपड़ा लिया, बांध कर चलने लगा, तो एक आदमी ने करीब से कहा, गामा इतना बड़ा पहलवान और तू तो उंगली से गिरा सकता था। उसने, गामे ने देखी वो पहलवान था, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त ने मुझे पहलवान बनाया। हमने अपने इन चंद दोस्तों को जो कि इस मामले में बड़े पेश उनसे कहा कि आपको एक तो सजा के लिए भी यानी खड़ा होना होगा, सोचना होगा, और दूसरा ये कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और बर्दाश्त इस तरीके से करें कि ये ना हो कि मजबूरी से बर्दाश्त करनी पड़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिए ना, मई यूसुफ का बरतानिया का दौरा था, उन्होंने बरतानिया कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, बरतानिया ने उसे कैंसिल कर दिया। अब उसके जवाब में पाकिस्तान के पास और से बहुत राय है, मैं उस मीडिया पे नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, कमजोर दुमें तो हर जगह फंसी हुई है, मतलब है वो तो हर हो सकता है, मतलब वो होगा। मतलब अगर आप खुद सोचें कि अगर वाकई उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो हमारे पीछे में क्यों पड़े हुए हैं? ये हमारा धमाका कर दिया, धमाके के बाद ये आ गए लोग, उसका आ गया, हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, बार बार तैयार बैठा हुआ है। फिर चीन के साथ हमारा सी पैक, इंडिया ने भी तो इस वक्त अपनी रशिया के हक में पोजीशन ली हुई है ना, मगर वो इस तरह अंडर फायर नहीं है जिस तरह पाकिस्तान है। नहीं, वो इसलिए नहीं, कुछ अभी आ जाएगा, आप ना घबराएं, आपकी दुआएं अल्लाह मियां कबूल कर लेगा, घबराएं नहीं। वो हिंदू बनिया है,
आप देखें तो मैं कह रहा हूँ उनकी पॉलिसी बनाने का भी तो तरीका है ना, वो भी तो कर रहे हैं ना सर। वो इनके काबू में आएगा, लेकिन उसमें वो हमारी को पॉलिसी शामिल नहीं होगी, मतलब उसकी अपनी गलतियां उसका सामने लाएंगी, वो ले आई हैं। नहीं सर, अमेरिकन सेनेट के अंदर ये सवाल पूछ लिया गया है कि क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल की गई है, क्या पाकिस्तान से पूछा गया है कि वो इसकी रस्मी मजम्मत क्यों नहीं कर रहा या मुखालफत क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान वाकई वैल्यूएबल हो गया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात एक तो ये बात है। आज सुबह की मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया होने का दावा करता है CNN, उसपे एक पाकिस्तान का नाम गूंज रहा था और पाकिस्तान की बॉर्डर्स वहां पे बताई जा रही थी, पाकिस्तान की बॉर्डर्स क्या है। और देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी पोजीशन अल्लाह ताला ने उसकी कैसी अता की है। मैं तो कई दहाइयों से यही कह रहा हूँ कि अपने आप को पहचानो कि तुम्हारी ताकत क्या है। तुम गामा पहलवान हो, अपनी ताकत को पहचानो, तुम्हारी ताकत क्या है, अल्लाह तुमने क्या ताकत दी है। लेकिन सर अल्लाह करे हम गामा पहलवान के उससे भी बड़े हो जाए, मगर हालात तो ऐसे नहीं होंगे। नवाज साहब मैं भी इस पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। इस मौके पे दौरा होना इसलिए बहुत जरूरी था कि अगर देखिए मैं आपको बात बताऊं, आप प्यूटन की तकरीर का मैं आपको हवाला देने लगा हूं। उसने इमरान खान जब पाकिस्तान वापस आ गया तो प्यूटन ने पीछे तकरीर की, इंटरनेशनल मीडिया पे चलाई गई। आजकल है क्या कि दरअसल रूस की तमाम चीजों को इंटरनेशनल मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बाहर आ रही हैं। आप देखिए पहले RT आ रहा था, RT बंद कर दिया गया है, तो उसकी चीजें नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी कमजोरी हमारे सामने भी आई है कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपके लिए एक मजबूत मीडिया का होना बहुत जरूरी है, जो कि अमेरिका और यूरोप ने इस पे काम किया है और उस पर आज कामयाब है। रशिया और चीन भी इस मामले में बहुत पीछे है, वो मीडिया अपना तैयार नहीं कर सके। अब मैं उस पुतिन ने जो तकरीर की है बड़ी रिमार्केबल से आपको पता चल जाए। उसने कहा कि मैं इस वक्त जब मुश्किल में जब था, when I'm in the trouble, उनका मतलब है, तो दुनिया का एक वह लीडर पाकिस्तान का इमरान खान वो मेरे पास आया, जिसने मेरे साथ आके यहाँ पे खड़ा हुआ आगे, और मैं यूक्रेन की बात तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। मैं खुद जाके पाकिस्तान की पाइपलाइन का इफ्तिताह करूंगा। इसी चीज के ऊपर तो सर लोगों का इख्तिलाफ है कि अगर ये जाके साथ खड़े ना होते तो जरूरत क्या थी, ये यानी कि ओपन नहीं आने की जरूरत क्या थी, यही तो बात है। अगर ये ना जाते तो ये पुतिन के मुंह पे बहुत बड़ा एक स्लैप, बहुत बड़ा तमाचा होता। मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल सर्कल के अंदर देखिए, कमजोरी हर चीज का इलाज नहीं होती, मतलब है। और चलो प्रोफेसर साहब एक लाइन कहना चाहते हैं, हमारे पास 1 मिनट रह गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कह दें। जी प्रोफेसर साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने हर जंग के अंदर सिर्फ साथ कंधा देने वाले बनना है या खुद भी हमने कुछ करना है। सिचुएशन तो दुनिया के अंदर बदलती रहती है, समीउल्लाह मलिक साहब भी कहते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, क्या हम खुद इस काबिल कभी होंगे कि कभी हम दुआएं करते रहते हैं कि जी वो अफगानिस्तान में जंग स्टार्ट हुई तो अमेरिका आ गया तो हमें इमदाद दे देगा, बाद में सेकंड फेज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो गया। अब जरूरत है कि हम अपने लिए कुछ करें, और जिस तरह 1979 के अंदर रशिया ने यहाँ पे स्टील मिल लगाई थी, कुछ इस तरीके से करें कि हम खुद कुछ करने के काबिल हो जाए बैनुल अक़वामी सतह पे। अदरवाइज जंगें भी होती रहती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, और हम वही भिखमंगे बन के बैठे रहें। सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाएगा, ये सवाल है। टिल देन समीउल्लाह मलिक साहब इसके ऊपर आखिरी कलमात में यही कहूंगा कि अगर हम अपने जो है ना फाइनेंशियल हालात को सही कर ले, पाकिस्तान के पास तमाम किस्म के मादनी ज़खायर भी हैं और माशाल्लाह जवान, अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान की 6ठी बड़ी आबादी है। और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के दुनिया का 3रा बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, 3रा बड़ा, यानी कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हो रहे। उसकी वजह सिर्फ यही है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोगों के अंदर जो एक चीज क्रिएट हो गई कि दे वांट टू डू शॉर्टकट्स के जरिए ऊपर जाना चाहते हैं। और अगर आप अपनी सियासत के अंदर गौर करें तो अस्तगफिरुल्लाह, इधर रहते हुए तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि पाकिस्तान से एक छोटा सा सियासी बंदा आ जाए तो वो सारे इसकी खुशामद के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, और पाकिस्तान की सियासत खुशामदियों का एक टोला बन गया जिनका कोई नजरिया नहीं है, चाहे वो कौन सी भी जमात हो। तो जब तक ही हम अपने इस हालात को बेहतर नहीं करेंगे, ये वरना जो जैसे मैंने कॉलम लिखा था कि हमारी कौम के अंदर कौम शुएब अलैहिस्सलाम, कौम लूत अलैहिस्सलाम, इन सब की खूबियां पाई जाती हैं, मगर इसके ऊपर अभी तक अज़ाब नहीं है, और हकीकत में सारी की सारी खूबियां पाई जाती हैं।
बददयानती में हम इंतहा के हुए पड़े हैं। तो जब तक हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ना आईएमएफ के शिकंजे से निकल सकेंगे, और इसी तरीके से हम आखिर में 100 साल के बाद भी अगर ये हालात ना बदले, तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे क्या हमें रूस के पास जाना चाहिए था, ये वक़्त अच्छा था कि नहीं था। और ये सिर्फ़ उसी वक़्त किया जाता है जब हम कमज़ोर हों। अगर हम ताकतवर हों, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी बना सकते हैं कि हाँ, हमें इस वक़्त जाना चाहिए था क्योंकि वो हक़ पर है या नहीं है। तो इसी इसी कलमात से मैं इंशाल्लाह आपसे सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम।